हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंदरिया का जन्म पाने वाली एक स्त्री ने किया राजकुमार से विवाह कैसे किया। ये बहुत ही रोचक कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को ज़रूर 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 लोगों में इसको शेयर करें ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक राज्य में एक राजा था। उसके 3 लड़के थे। वो 3 लड़के इतने सुंदर थे कि वो उनको रात दिन देखता ही रहता था और सोचने भी लगा कि मेरे लड़के बड़े ही ज्ञानी, गुणगानी और सुंदर, अति सुंदर हैं, तो इनके लिए लड़कियां भी वैसी ही चाहिए होंगी। बचपन से सोचता आया था वो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लड़के तीनों बड़े होते रहे। उनके लिए उसने कहा कि मैं एक से एक सुंदर लड़की देखूंगा अपने बेटों के लिए। और उसने घोषणा भी करा दी कि कहीं भी कोई भी सुंदर किसी की भी लड़की हो, मैं अपने पुत्रों की शादी उन लड़कियों से करूंगा। तो काफ़ी टाइम बीत गया और लड़कियां तो नहीं मिली राजकुमारों के लिए। तो एक साधु राजा के दरबार में आया और राजा की तरफ देखने लगा और बोला, राजा जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या चिंता है जो आपको खाई जा रही है? तब राजा ने कहा, मेरे 3 पुत्र हैं जो कि बहुत ही सुंदर, गुणवान और बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत चिंतित में हूँ। मेरे को उनके लिए कोई राजकुमारियां नहीं मिल रही हैं और मैं बहुत ही परेशान हूँ। तब साधु कहता है, हाँ, ये चिंता तो आपके मुख में दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी एक हल है। तभी साधु अपनी पोटली में से 3 धनुष बाण निकालते हैं और राजा को बोलते हैं, ये 3 धनुष बाण लो और तीनों राजकुमारों को एक एक दे दो और उनसे कहना कि ये धनुष बाण कोई भी दिशा, नगर या जगह में छोड़ें तो वो किसी या तो राजमहल या कोई झोपड़ी या फिर जंगल कहीं भी जाएगा तो उसी की ही लड़की से उनका विवाह होगा। आप चिंता ना करें। तो राजा जी ने वो धनुष बाण ले लिए उनसे और वहाँ से साधु चला गया। अब एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमार को बुलाया अपने कक्ष में। तीनों राजकुमार आए, प्रणाम किया अपने पिता को और उन्होंने बोला, पिताजी क्या आज्ञा है? तब राजा जी ने कहा कि देखो, मैंने बहुत कोशिश कर ली, कोई राजकुमारियाँ नहीं मिल रही। तो एक साधु जी मेरे दरबार में आए थे। उन्होंने बोला, ये 3 धनुष बाण लो और तीनों लड़कों को एक एक दे देना। वो जिस दिशा में भी छोड़े या जिस घर पे जाए और उनकी जो लड़कियां होंगी उन्हीं से तुम्हारी लड़कियों का विवाह होगा। तो राजकुमार को राजा ने दे दी वो सारे धनुष बाण। तब राजकुमारों ने एक एक करके धनुष बाण छोड़े। जो बड़ा राजकुमार था, उसका जो बाण था वो एक महल में जाके गिरा। उस महल में भी एक राजकुमारी थी। दूसरे बेटे का जो बाण था वो एक झोपड़ी में जाके गिरा। वहाँ भी एक गरीब की एक लड़की थी। और तीसरे का जंगल में जाके गिरा। तो राजा बड़े वाले लड़के का जो बाण गिरा तो वो उस महल में गया ढूंढता हुआ। तो राजा से बोला उसने कि हे राजन, मेरा 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र के लिए मैं आपकी राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ और मेरा एक सुंदर राजकुमार है जो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। वो राजा जो था वो बड़ा खुश हुआ। उसने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के राजकुमार से कर दिया। अब दूसरे बाण की खोज में राजा गया। वो एक गरीब के घर में गिरा था, झोपड़ी में। वहाँ गया, उस गरीब से बोला कि मेरा एक दूसरे नंबर का राजकुमार है और तुम्हारी लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह करना चाहता हूँ। वो गरीब तो बहुत खुश हुआ कि मेरी बेटी महल में जाएगी। उसने खुशी खुशी ये स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी करके राजा वो दोनों बहुओं को अपने महल ले आया। अब जो तीसरा बाण था छोटे राजकुमार का, उसको ढूंढने के लिए भी वो नगर नगर गया, जगह जगह गया कि वो बाण कहाँ गिरा है।
लेकिन उसको वो बाण तो मिला ही नहीं। परेशान हो गया कि वो बाण गया तो गया कहाँ। लेकिन वो महल आ गया राजा, और जो छोटा राजकुमार था वो भी बड़ा हैरान हुआ कि दोनों भाइयों के बाण तो मिले पिताजी को, लेकिन मेरे बाण का कुछ पता नहीं। अब सब चिंतित, लेकिन वो बाण तो गया था जंगल में, जंगल और किसी पेड़ के ऊपर गया था। और इधर राजा ने खोज बंद कर दी कि वो तीसरा बाण कहाँ गया। छोटे कुमार को बड़ी चिंता होने लगी कि पिताजी तो बैठ गए और मेरा बाण गया तो गया कहाँ, मैं भी तो देखूं जाकर। तो एक बार वो अपने पिता के कक्ष में गया, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने बाण की खोज करूँगा कि मेरा बाण गया तो गया कहाँ। तो राजा खुश हुआ कि ठीक है, चलो मुझे तो नहीं मिला, मेरे पुत्र को मिल जाएगा। तो उसने आज्ञा दी। तब घोड़े पे सवार होकर छोटा राजकुमार अपने बाण को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। नगर नगर, जगह जगह जाने लगा, कहीं उसको बाण नहीं मिला। जाते जाते वह एक जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा तो इधर उधर खूब देखा, उसको नहीं मिला। फिर वो थोड़ी और आगे गया। जाते जाते उसने देखा कि एक पेड़ पे उसको अपना बाण दिखाई दे गया। तो उसने देखा मेरा बाण तो यहीं पड़ा है। उसने उस बाण को उठाया और इधर उधर खूब देखा कि जैसे पिता ने शर्त रखी थी या साधु ने जैसे उनको बताया था कि 3 बाण जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ एक लड़की आपको मिलेगी, उससे तुम्हारे राजकुमारों का विवाह होगा। तब वो बाण उठाता है और इधर उधर खूब ढूंढता है, आगे पीछे, कहता है ये तो पूरा जंगल है, यहाँ तो कोई नहीं रहता, अब क्या करूँ। ऐसे ही ऊपर को तरफ देखा जब उसने पेड़ की तरफ, तो वहाँ एक बंदरिया बैठी हुई थी। अब वो उसको देख के तो भयभीत हो गया, तो डर गया कि ये क्या। साधु के जो वचन थे वो तो ये थे कि कोई लड़की वहाँ होगी, लेकिन यहाँ लड़की ना होके एक बंदरिया है, तो क्या मेरी शादी इससे होगी। वो सोच में पड़ गया। वो कहने लगा कि मेरे पिताजी का अपमान होगा अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और देखने लगा कि कोई लड़की इधर उधर हो, लेकिन उसको नहीं दिखाई दी। उसने कहा अगर मैं शादी नहीं करता तो मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। वो शादी कर लेता है बंदरिया से, करके वो अपने महल आता है। महल आता है, राजा जी से कहता है कि पिताजी मैंने वो लड़की ढूंढ ली है और शादी कर ली। अपने पिता को नहीं बताता कि मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है। वहाँ राजा ने अपने तीनों बेटों के लिए एक एक महल छोटा बना रखा था, तीनों के लिए, कि ये अपनी बहुओं के साथ वहाँ रहेंगे। तब वो कहता है राजा अपने छोटे राजकुमार से कि ठीक है बेटा, मुझे तेरी ही चिंता थी, आज तूने भी अपना विवाह कर लिया, ठीक है, मैंने तीनों के लिए एक एक छोटे छोटे महल बना रखे हैं, तुम तीनों अपनी बीवियों के साथ वहाँ रहो। अब तीनों जने तो चले जाते हैं, जो दोनों भाई थे वो अपनी बीवियों को लेके अपने महलों में चले जाते हैं, और जो छोटा वाला था वो बंदरिया को लेके जाता है और सोचता रहता है कि क्या करूँ, मैं इसको लेके अपने महल में जाऊँ, और अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है तो मेरे पिताजी का मेरा मजाक उड़ेगा। तो अब वो तो अपने महल ले जाता है, बंदरिया को ले जाता है, पलंग में जाके अपना सो जाता है, और दोनों भाई भी अपनी बीवियों को लेके चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो बंदरिया को देखता है घूर के, तब बंदरिया पलंग पे आती है तो उसको धिक्कारता है, गुस्सा होता है कि मेरे यहाँ से चली जा। आँख दिखाता है, बंदरिया सहमी सी नीचे उतर के एक कोने में बैठ जाती है और कहता है कि जब से तू आई है तब से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है, ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता, ये ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगा मुझे ही पता है। बड़ा दुखी मन से, चिंतित, ना उसको नींद आए, बेचैनी सी रहे कि अब मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया अपने कक्ष में। तीनों राजकुमार अपने पिता के पास आए, प्रणाम किया और बोला हाँ पिताजी बोलो क्या आज्ञा है। तब वो कहते हैं हम अपनी बहुओं को देखना चाहते हैं कि हमारी बहुएं कितनी कारगर हैं, कितना काम करती हैं, आजमाइश करना चाहते हैं हम उनकी। तब तीनों राजकुमार कहते हैं हाँ पिताजी जो आज्ञा। तब वो कहते हैं ठीक है। तब राजा तीनों राजकुमार से कहता है कि तीनों जने एक एक बोरी अपनी ले जाओ और अपनी बीवियों से कहना कि धान में से चावल अलग करने हैं। तीनों जने बोरियां ले जाते हैं और अपनी कक्षों में चले जाते हैं, अपनी बीवियों को देते हैं। और बड़ा वाला अपनी बीवी को कहता है कि पिताजी का आदेश है कि एक बोरी जो ये धान है इसमें से चावल अलग हो जाने चाहिए धान में से,
और चला जाता है वहाँ से। छोटा वाला भी अपनी बीवी को ऐसे ही बोलता है। अब जो बड़े वाले की बीवी थी वो तो राजकुमारी थी, वो तो कहने लगी मैं धान चावल अलग करूँगी धान से, मैं तो राजा की बेटी हूँ, मैं नहीं करती कोई काम। अपना चुपचाप चली गई। जो दूसरा बेटा था उसकी बीवी ने कहा, वो तो बेचारी गरीब थी, उसकी बीवी ने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ। अब वो करने लगी, लेकिन उससे भी सही से अलग नहीं हो पाए धान। और जो छोटा वाला था वो भी अपने महल में ले गया, उसने एक कोने में जाके रख दी बोरी को और पलंग में जाके बैठ गया। सोचने लगा कि पिताजी से तो मैं ये बोरी लेके आ गया, लेकिन अब क्या करूं, ये बंदरिया कैसे इस धान में से चावल अलग करेगी। ये तो बंदरिया है, अगर मेरी कोई बीवी होती तो ये काम भी करती, अब तो मेरे पिता को ये बातें पता चल जाएगी। सोच में पड़ गया और देखता रहा बोरी को। इतने में बंदरिया पलंग पे आके बैठ गई और कहने लगी क्या हुआ। कह रहा चली जाए यहाँ से दूर, मेरे पास मत आ, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है बहुत। धिक्कारने लग गया उसको। उसने कहा बोलो तो सही क्या बात है। तब कहता है कि राजा ने मुझे 3 भाइयों को, तीनों को एक एक बोरी दी है और धान में से चावल अलग करने को दिए हैं। तू तो बंदरिया है, तेरे से तो ये काम होगा भी नहीं। और अब मेरे को चिंता खाई जा रही है कि मेरे पिता को पता चल जाएगा कि मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है और ये धान में सब चावल कैसे अलग होंगे। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, सुबेरे मेरे को अपने पिता को बताना ही पड़ेगा। तब बंदरिया कहती है तुम चिंता मत करो, आप ये धान में से चावल मैं अलग कर दूंगी, आप बेचिंता रहो। तब वो कहता कैसे कर देगी तू, बस आप सो जाओ, ये काम आपको सुबेरे मिल जाएगा करा हुआ। तो राजकुमार देखता ही रह गया। उसने कहा चलो फिर ठीक है, जैसा भी करेगी। सो जाता है चिंता में ही। सोते सोते उसको नींद लग जाती है। रात के 12 बज जाते हैं। तब बंदरिया अपना रूप बदलती है। 12 बजे के बाद वो अपना रूप बदलती है, एक सुंदर राजकुमारी के उसमें परिवर्तित हो जाती है। और होने के बाद वह धान में से चावल अलग कर देती है और अपना एक साइड में सो जाती है, अपने ही रूप में आके सो जाती है। फिर बंदरिया के उसमें सवेरे छोटा राजकुमार उठता है और देखता है कि इसने तो अलग करे नहीं होंगे धान में से चावल, अब मुझे बोरी ऐसे ही लेके जानी पड़ेगी। ये तो बंदरिया है, इसने तो करा ही नहीं होगा, मुझे तो बोल दिया बस इसने, और सो गई। उसने बोरी उठाई, दरबार की तरफ ले गया। ऐसे ही दोनों भाई अपनी अपनी बोरी उठा के दरबार की तरफ चले गए और राजा के वहाँ पे पहुँचे और वहाँ रख दी। तब राजा ने बड़े वाले से पूछा बेटा अपनी बोरी खोलो और दिखाओ हमारी बहू ने कितने धान में से चावल अलग किए हैं। उसने जब बोरी खोली तो देखा वो तो धान वैसी की वैसी है। तब बेटे ने कहा पिताजी उसने तो कहा कि तुम्हें तो राजा की बेटी हूँ, मैं धान में से चावल अलग करूँगी, उसने नहीं किए। अब जो दूसरे नंबर का राजकुमार था उससे बोला तुम अपनी बोरी दिखाओ। उसने दिखाया कि पिताजी पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने करा है थोड़ा बहुत। तब राजा कहता चलो ठीक है, कुछ तो प्रयास उसने करा, बड़ी वाली ने तो कुछ भी नहीं करा, इसने कुछ तो करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर छोटे वाले राजकुमार से कहते हैं तुम दिखाओ। तब वो जब दिखाता है धान में से चावल अलग हो रखे होते, एक भी धान चावलों में टच नहीं होता, साफ सुंदर चावल होते हैं। तब राजा कहते हैं वाह ये तो बड़े सुंदर चावल, धान में से चावल अलग किए हैं, बड़ी हमारी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी ही गुणवान है। तो राजकुमार देखता रह जाता है कि ये कैसे हो गया, वो तो बंदरिया है। तब राजकुमार सोचने लगा हो सकता है किसी दासी ने कर दिया हो ये, चलो बेइज्जती होने से तो बची बाप के सामने। तब राजा तीनों को एक एक रेशमी कपड़ा देता है, तो कहता है लो अपनी अपनी बहुओं को देना और मेरे लिए एक सुंदर सी पोशाक बना के लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी बहू मेरे लिए सुंदर पोशाक बनाती है, तीनों कितने गुणवान हैं। तीनों को एक एक दे देता है। तीनों जने अपने अपने महलों में चले जाते हैं लेकर। बड़ा वाला अपनी बीवी से बोलता है कि पिताजी ने ये कपड़ा दिया है, इससे तुम पिताजी के लिए एक पोशाक बनाना। बड़ी वाली कहती है कि मैं तो राजा की बेटी हूँ, मैं सिलूँगी इन कपड़ों को, मैं तो नहीं सिलती, एक कोने में पटक देती है। अब जो छोटा वाला था बीच वाला, तो वो अपनी बीवी को देता है, तो गरीब की थी, थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई जानती थी, उसने दी अपनी बीवी को कि भाई एक पोशाक पिताजी के लिए बनानी है। उसने कहा ठीक है मैं प्रयास करूँगी।
बनाती है, सारी रात बैठी रहती है, लगी रहती है उसमें, लेकिन वो सही नहीं बन पाती। बनाती ज़रूर है लेकिन ठीक नहीं बनती, उतने जितना फिट जो शरीर में होता है वो उस लायक नहीं बना पाती। अब जो छोटा वाला था वो चिंतित कपड़े को लेके बैठ गया पलंग में और सोचने लगा ये तो बंदरिया है, ये कैसे कर देगी इस काम को। अब क्या करे, बंदरिया फिर आके बैठ जाती है वहाँ। क्या हुआ अब फिर कोई काम दे दिया क्या तुम्हारे पिताजी ने? वो कहता है तू चली जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत कर खराब। तूने चावल भी किसी दासी वासी से करवाए होंगे हैं। चलो बेइज्जती होने से तो मैं बचा वहाँ पे, लेकिन अब ये पोशाक कैसे सिलवाऊँ, कैसे सिलूँ, ये क्या करूँ मैं अब? तू तो बंदरिया है और अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मेरी पोल खुल जाती है। अब सोच में पड़ गया। तब बंदरिया ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या बात है, हो सकता है उसका सलूशन हो जाए। तब राजकुमार बंदरिया से कहता है कि मेरे पिताजी ने तीनों भाइयों को एक एक रेशमी कपड़ा दिया है। उस दिन तो तूने धान में से चावल अलग करवा ली किसी दासी से, लेकिन ये पोशाक कैसे सिलेगी? और कैसे सिलेगी, तू तो बंदरिया है। अब दोनों भाई तो ले गए, अब कल तो मेरी बेइज्जती होनी ही होनी है, क्या करूं? तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, ये काम भी हो जाएगा। अब जो बंदरिया थी वो तो एक परी थी, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। 12 बजे के बाद वो रूप बदलती थी। तब वो कहती है राजकुमार से आप सो जाओ, ये काम भी आपका हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वो कहता है कैसे हो जाएगा, कल तो मेरी बेइज्जती पक्का है। सो जाता है, कहता है बस बोल दिया इसने तो, अपना सो जाता है। आधी रात्रि के बाद वो बंदरिया अपना रूप बदलती है और एक परी उसमें आ जाती है और राजा के लिए बहुत सुंदर पोशाक बनाती है। बनाने के बाद वो अपना ही बंदरिया रूप में आके एक कोने में सो जाती है। तब सवेरे राजकुमार उठता है और नहा धो के अपना तैयार होता है और जिसमें पोशाक पड़ी थी थैले में, वो थैला उठाता है और चल देता है दरबार की तरफ। सोचता रहता है कि आज तो बेइज्जती होनी निश्चित है, आज तो मुझे अपने पिता को ये सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। जाता है सोचते हुए, चिंतित होते हुए। दरबार में तीनों भाई पहुंचते हैं। बड़ा वाला राजकुमार अपनी पोशाक निकालता है और फिर जब राजा देखता है कि ये तो कपड़ा है, ये तो सिली नहीं है, तब वो बड़े वाले से कहता है। तब वो बड़ा वाला राजकुमार कहता है पिताजी उसने तो कहा मैं तो राजा की बेटी हूँ, मैं नहीं सिलती कोई पोशाक वोशाक, उसने रख दिया इस कपड़े को। छोटा वाला कहता है पिताजी ये है मेरी बीबी ने जो भी बनाया। तब वो देखता है तो कहता है चलो कुछ तो प्रयास किया, थोड़ा बहुत तो उसने सिलने की कोशिश करी। छोटे वाले को कहता है पोशाक निकालो। पोशाक जब वो निकालता है, देखता है, कहता है ये तो बड़ी ही सुंदर पोशाक बनाई है। उसको देख के बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है। कहता है मेरी बड़ी वाली बहू ने तो कुछ भी नहीं बनाया और छोटी वाली ने थोड़ी कोशिश तो करी और सबसे छोटी वाली ने तो इतनी सुंदर पोशाक बनाई। अपनी बहू के गुणगान गाने लग गया दरबार में राजा। और जो राजकुमार था वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। पहली बात तो धान में से चावल कैसे निकल गए, चलो वो भी मैंने सोचा चलो कोई दासी से करा लिया, लेकिन ये पोशाक भी उसने बना दी। वो चिंतित हैरान सोच में पड़ गया ये हुआ तो हुआ कैसे। अब उसने कहा चलो बेइज्जती होने से तो बची, लेकिन वो सोचता रहता कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब वो 3-4 दिन उसको देखता रहा बंदरिया को कि ये बंदरिया है कि कोई और है या कोई मेरे महल में आके इस काम को करके जाता है, इसका पता तो लगाऊं। अब वो बंदरिया पे भी नज़र रखे, कोई मेरे महल में आता है या कक्ष में आता है उसका भी ध्यान दे। 3-4 दिन बीत गए, उसको कुछ पता ही नहीं चला। अब उसको हैरानी की यार धान में से भी चावल निकले हैं, पोशाक भी बनी है। अब वो क्या करता है कि मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताता हूँ। अब माँ को तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। अपनी माँ के कक्ष में जाता है और माता से कहता है माँ मेरी शादी किसी राजकुमारी और किसी लड़की से नहीं हुई, एक बंदरिया से हुई है। क्यों करी मैंने वो शादी? क्योंकि पिताजी का आदेश था, अगर मैं उनकी आज्ञा नहीं मानता तो उल्लंघन होता, तो इसीलिए मैंने एक बंदरिया से शादी कर ली। माता को सारी बात बताता है कि पिताजी ने धान दिए थे चावल अलग करने के लिए धान में से, वो भी कर दिए, और दूसरी बार पिताजी ने पोशाक बनाने को दी, वो भी मैंने उस बंदरिया के आगे कपड़ा रख दिया, और सवेरे जब मैं दरबार ले गया वो पोशाक भी बनी हुई। अब 3-4 दिन हो गए मैं उसको ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ बात का पता नहीं चल पा रहा। अपनी माता को वो सारी बातें बता देता है राजकुमार। तब राजकुमार की माता कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं इस बात का पता लगा के ही रहूँगी, तू जा अब अपने घर, मैं देखती हूँ ये
क्या माजरा है। तब वो राजा के पास जाती है, सारी बातें बताती है कि हमारी राजकुमार की शादी किसी लड़की या राजकुमारी से नहीं हुई है, एक बंदरिया से हुई है। और राजा भी चिंतित। राजा ने कहा, ये कैसे हो गया? मैंने तो धान में से चावल अलग करने को दिए, तो सबसे सुंदर चावल उसी की बीवी ने अलग करे और पोशाक भी उसी की बीवी ने बनाई, तो वो बंदरिया कैसे? इसमें क्या राज है? ये तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। 3-4 दिन बीत गए राजा रानी को पता लगाने में, लेकिन उनको कुछ बात का पता नहीं लग पाया। और रानी ने कहा, बेटे ने भी ये कोशिश करी। अब वो दोनों जने सोचने लगे राजा रानी की क्या किया जाए। तब रानी ने कहा, मेरे को एक राय सूझी है, क्यों ना हम उन तीनों बहुओं की एक मुंह दिखाई रखें दरबार में। तीनों की बहुएं आएंगी, जो छोटे वाले की है अगर वो उसकी बहू होगी तो वो आएगी मुंह दिखाई में, बंदरिया होगी तो फिर शायद वो नहीं आए। तो राजा भी कहते हैं, हाँ ये ठीक है, इससे पता भी चल जाएगा हमें। तब वो मंत्री को बोलता है कि तीनों बहुओं के वहाँ संदेश भेज दिया जाए कि तीनों बहुएं कल दरबार में पेश हो, उनकी मुंह दिखाइए, अच्छी तरह से सज धज के आना। और मंत्री फिर जाता है बड़े वाले के घर। बड़े वाले को की बीवी से कहता है कि कल राजा जी ने आपको दरबार में बुलाया है, कल की मुंह दिखाई है। तो वो राजकुमार कहता है ठीक है। मझले वाले के वहाँ भी जाता है, वहाँ भी बोलता है, वो भी कहता है ठीक है। और छोटे वाले राजकुमार के पास जाता है, उनसे भी कहता है कि छोटी बहू को कहना कल दरबार में आना है, मुँह दिखाइए। और तो राजकुमार कहता है ठीक है। अब जो वो मंत्री तो चला जाता है वहाँ से, राजकुमार पलंग पे जाके बैठ जाता है और चिंतित। वो तो कहता है कि अब तो हमारी पोल खुलनी ही खुलनी है, और अब दरबार में सबको पता चल ही जाएगा इस बात का, और सारे जहाँ में दरबारियों में सब जगह हंसी उड़ेगी हमारी। अब मैं क्या करूँ? और बैठा रहता है, सोचता रहता है पलंग पे। तब बंदरिया जाती है, बोलती है, अब क्या हुआ, क्यों सोच में बैठे हो? तब उसको वो फिर गुस्से में घुर्राता है कि तू तो जा यहाँ से, मैं तो तेरे से ब्याह करके पछता रहा हूँ बहुत, क्या करूँ मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन गई है। तो वो कहती है, हुआ क्या, आप बताओ तो सही। तब राजकुमार बोलता है कि मेरे पिताजी ने कल की मुंह दिखाई रखी है और तुम तीनों बहुओं को बुलाया है। 2 भाभियाँ तो मेरी चली जाएंगी, लेकिन तू कैसे जाएगी? तू तो बंदरिया है, और सारी पोल खुल जाएगी, अब तो जग हसाई होनी ही होनी है। तब वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, एक काम करो, अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे कहना कि जो 2 भाभियाँ हैं उनकी मुंह दिखाई दिन में रखें, और जो मेरी बीवी की मुंह दिखाई है वो रात्रि के 12 बजे के बाद रखें। तो वो भागता हुआ राजकुमार जाता है, अपने पिता को जाके सारी बातें बताता है और कहता है कि पिताजी, आप दोनों बहुओं की मुंह दिखाई दिन में रखिए और मेरी बहू की मुंह दिखाई रात को 12 बजे के बाद रखिए। तब पिता कहते हैं ठीक है। अब दूसरे दिन दोनों की बहुएं आती हैं, दोनों राजकुमारों की मुंह दिखाई होती है और पूरा दरबार लगा होता है। तब सारे दरबारी देखते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारी दोनों बहुएं आ गई, तीसरी बहू नहीं आई। तो उन्होंने कहा वो भी आएगी, लेकिन वो रात के 12 बजे के बाद आएगी, उसकी भी मुंह दिखाई रात के 12 बजे के बाद है। उधर जो छोटा राजकुमार था उससे बंदरिया कहती है कि अब तुम दरबार में जाओ और वहाँ जाके बैठो और मैं आती हूँ रात के 12 बजे के बाद तैयार होकर। तब राजकुमार सोच में पड़ जाता है, वो कहता है चलो फिर देखता हूँ, जाता हूँ दरबार में, अब जो होगा देखा जाएगा। तब रात के 12 बजे जो बंदरिया थी वो एक परी रूप में आ जाती है। वो तो परियों की रानी थी, परी थी। अब वो तैयार व्यार होकर महल में जाती है, राजा भी देखता है, माँ रानी भी देखती है और कहते हैं ये तो बड़ी सुंदर है हमारे पुत्रवधू। तो सारे दरबारी भी देखते हैं और राजा रानी कहते हैं हमारी बहू तो बड़ी सुंदर है। दरबारी भी सारे देख के हैरान हो जाते हैं, भैया ये तो कोई अप्सरा है। तो राजकुमार भी देख के चकित कि घर में तो मेरी बंदरिया थी, अब ये मेरी बीवी कहने वाली ये इतनी सुंदर औरत कैसे आ गई यहाँ। तब वो भागता है अपने महल की तरफ तेज़ी से और सोचता रहता है कि देखता हूँ वहाँ पे बंदरिया है, कौन है, क्या है। जाता है अपने महल में भागता हुआ, इधर उधर खूब ढूंढता है, उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो पलंग में देखता है, वहाँ बंदरिया की खाल पड़ी होती है। वो उसको देखता है, देख के चकित हो जाता है कि यार माजरा क्या है ये दिन में बंदरिया और अभी ये मेरी बीवी के रूप में कोई परी जैसी आ गई, अब मैं क्या करूं। तो कहता है इस बंदरे की खाल को मैं जला देता हूं। और उधर दरबार में
छोटी वाले राजकुमार की बीवी की मुंह दिखाई चल रही थी। और यहाँ राजकुमार ने कहा मैं इस खाल को जला देता हूँ, खाल जल जाएगी तो मेरी बीवी औरत की उसमें ही रहेगी। वो खाल में आग लगा देता है। जैसे ही आग लगाता है वहाँ दरबार में जो उसकी बीवी होती है वो भी जलने लग जाती है। जैसे जैसे वो आग ज़्यादा जलती जाती है उसको भी आग ज़्यादा लगती रहती है। तब राजा कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो चकित, सारे दरबारी चकित। उसके बाद जब वो खाल जल जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी बीवी भी वहाँ पे राख बन जाती है। अब राजा सोच में पड़ गया। तो इतने में दरबार में वो सन्यासी आता है। तब वो कहता है राजा किस बात से चिंतित हो आप, क्या हो गया, क्यों घबराए हुए हो। तब राजा साधु को सारी बातें बताता है। तब राजकुमार कहता है कि जो बंदरिया थी मैंने उसकी खाल को जला दिया, जलाते ही मेरी बीवी भी जल गई और आज राख बन गई। बहुत रोता है, बड़ा दुखी होता है कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया। तब साधु कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी अभी ही वापस आएगी। तब राजा और सारे दरबारी और राजकुमार देखते रहते हैं कि कब वो है आएगी। तब साधु बोलता है कि क्या कहते हैं, वो है कोई राजकुमारी और कोई औरत नहीं है, वो परियों की रानी है, बहुत ही सुंदर है। उसको दरअसल ऐसा हुआ था कि मैं किसी वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या कर रहा था। तब वह परी, सारी परियां वहां आई और मेरी तपस्या को भंग करने लगी। और जो परियों की जो वो थी रानी, वो भी मुझे तंग करने लगी। तब मैंने उस परी की जो रानी थी उसको मैंने श्राप दे दिया कि तू जिस तरीके से मुझे तंग कर रही है तू भी ऐसी तंग रहे और तू बंदरिया बन के इस वृक्ष के ऊपर रहे। तब वो रोने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पैरों में गिर गई कि महाराज जी मेरे को ऐसी श्राप मत दीजिए। तब मैंने कहा कि क्या कहते हैं, नहीं तू इसी लायक है। वो ज़्यादा ही रोने लगी तो फिर मुझे भी दया आ गई। तब मैंने बोला कि तू इसी वृक्ष में रही हो कि एक राजकुमार आएगा और तेरे से शादी करेगा और एक दिन वो तेरी चमड़ी को जलाएगा, तब तू अपने रूप में आएगी। और हाँ, पूरा दिन तू बंदरिया के रूप में रहेगी और रात के 12 बजे तू एक अपने ही रूप में अपने रूप को धारण करेगी। तब वह उसको श्राप देके वहाँ से चले जाते हैं। तब सन्यासी राजा को बोलता है मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया था और 3 धनुष दिए थे ताकि दोनों लड़कों की शादी लड़की और एक राजकुमारी से हो, और जो तीसरे का बाण है वो उस वृक्ष पे जाके लगे ताकि उस बंदरिया से इसकी शादी हो जाए। और इसकी शादी हो गई और इसने इसकी चमड़ी को जला दिया। लेकिन जो परियों की रानी थी अब वो हमेशा के लिए एक राजकुमारी के उसमें रहेगी। तब राजकुमार खुश हो जाता है कि मेरे को भी एक बीवी मिली है, बंदरिया नहीं मिली। और ये कहानी आपको कैसी लगी, इसको शेयर और कमेंट्स में ज़रूर लिखना आपको कैसी लगी।